बिहार में सियासी गहमा गहमी के दरमियान मीटिंगों का दौर जारी। जेडीयू और बीजेपी आज अलग अलग करेंगे मीटिंग। एनडीए की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार आज गवर्नर को पेश कर सकते हैं इस्तीफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात करेंगे मुश्तरक। आज मन की बात की 109वीं होगी किस्त। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीबात का करेंगे इफ्तिताह। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट की भी करेंगे शुरुआत। हमास के हमले में मुलविस होने का इल्जाम लगने के बाद 6 यूरोपीय ममालिक ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी की फंडिंग रोकी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही फंडिंग पर लगा चुके हैं रोक। भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट का आज है चौथा दिन। इंग्लैंड दूसरी इनिंग में 6 विकेटों पर 316 रन की बढ़तरी के साथ खेलना करेगा शुरू। इंग्लैंड को भारत पर अब तक 126 रन की बढ़तरी हासिल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज तमाम पार्टियों की अलग-अलग मीटिंग हुई। मीटिंग का दौरा आज भी जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह 9 बजे मीटिंग बुलाई है। इस दौरान जनता दल यू ने आज सुबह 10 बजे अपनी कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई है। इन दो मीटिंगों के बाद जेडीयू, बीजेपी और एचएएम यानी एनडीए पार्टियों की मीटिंग होगी। एनडीए की मीटिंग के बाद बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार गवर्नर से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। वो नई हुकूमत के लिए अक्सरियत भी पेश कर सकते हैं। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार दोपहर के बाद नवी बार रियासत के वजीर आला के ओहदे का हलफ उठा सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने आज अपनी कानून साज पार्टी की मीटिंग भी बुलाई है। रियासती कांग्रेस सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कल पूर्णिया में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ये इत्तला दी। और इस बीच कांग्रेस ने आज अपनी कानून साज पार्टी की मीटिंग बुलाई है। रियासती कांग्रेस सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कल पूर्णिया में मीडिया के तमाम नुमाइंदों से बात करते हुए ये इत्तला दी थी। आज हम लोगों का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक विधायकों को कल बुलाया हुआ। जो आज हम लोगों का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 109वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। मन की बात प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहरियों पर मबनी मालूमात और टेक्नोलॉजी पहले लॉन्च करेंगे, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट DGSCR डिजिटल कोड 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट शामिल हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इज्तिमा से खिताब करेंगे। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुल्क के शहरियों को मुफ्त और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दस्तियाब कराएगा। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट का भी आगाज करेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज से महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 2 रोजा दौरे पर होंगे। नायब सदर आज मुंबई में महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में भारत के कानून साज इदारों के ओहदेदारों की 84वीं कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। उसके बाद नायब सदर जमहूरिया पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के तलबा से विकसित भारत 2047 के मौजू पर बातचीत करेंगे। कल नायब सदर जमहूरिया तमिलनाडु के कड्डालोर जिले में श्री थलाई नटराज मंदिर, बाबाजी मंदिर और श्री इलियाई अम्मा मंदिर में पूजा करेंगे और वहां दर्शन भी करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय बहरिया के जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम ने बहरा अहमर में यमन के हौसी बागियों के हमले की जद में आने वाले बरतानवी ऑयल टैंकर मार्टिन लवांडा में लगी आग को बुझाने में मदद की। आग बुझाने के बाद कैप्टन ऑफ मार्टिन लवांडा ने भारतीय बहरिया का शुक्रिया अदा किया। इस जहाज पर हमले के 22 भारतीय अरकान के अलावा बांग्लादेश का एक अमला भी सवार था। खलीज अदन में तैनात भारतीय बहरिया का जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम बहरा अहमर में हौसी बागियों के हमले के बाद हरकत में आया। भारतीय बहरिया ने सोशल मीडिया पर बताया है कि इस जहाज की तरफ से मदद की दरख्वास्त मौसूल होने के बाद भारतीय बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर INS विशाखापट्टनम को मदद के लिए भेजा गया था। यह हमला जुमे की रात हवा और INS विशाखापट्टनम की टीम की कोशिशों से आग पर काबू पाया गया है। Hi everyone, myself is Captain Avilash Rawat, Master of Marlin Luanda. Half of the world knows that yesterday we were struck by a missile in Gulf of Aden. Due to this missile attack, the vessel was on fire, and it was not a small fire; it was a huge fire. It's a loaded tanker, and I hope people know that what happens if a tanker goes on fire, a loaded tanker. So I really thank Indian warship INS Vishakhapatnam. They have done a really tremendous job. We had actually lost the hope that we won't be able to fight this fire, but these guys were really tough. They have really done a tremendous job, and hats off to Indian Navy. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में सालाना NCC PM रैली से खिताब किया। ख़वातीन की ताकत की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मुल्क की बेटियां हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े के नए दरवाजे खोलने का भी जिक्र किया। PM ने कहा कि विकसित भारत विजन 2047 का सबसे ज्यादा फायदा नौजवानों को ही होगा। सालाना NCC PM रैली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सलाम करते हुए NCC कैडेट्स। 24 ममालिक के 2200 से ज्यादा NCC कैडेट्स और नौजवान कैडेट्स का जोश व खरोश और खुशी काबिल दीद थी। वजीर आजम ने कैडेट्स के दस्ते का मुआयना करने के साथ साथ नौजवानों की कुव्वत और उनके हौसले को भी बुलंद किया। वज़ीर आज़म मोदी ने NCC दस्तों की सलामी ली। इनमें मेहमान ममालिक के कैडेट दस्ते भी शामिल हैं। इसके साथ ही NCC बैंड भी सलामी पेश करते हुए स्टेज के सामने से गुजरे। चेक रिपब्लिक चेकतान से 5, सिंगापुर से 10, नेपाल से 16, मालदीव से 4, वियतनाम से 13, भूटान से 12, श्रीलंका से 12 और अर्जेंटीना। NCC PM रैली में मुल्क की खवातीन की ताकत का भी शानदार मुजाहिरा हुआ। NCC खवातीन कैडेट्स ने साइकिल पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मुल्क से जमा की गई मिट्टी से भरा हुआ कलश वजीर आजम के हवाले किया। रैली के दौरान रानी झांसी किले से शुरू होने वाली नारी शक्ति वंदन दौड़ का बाकायदा इख्तिताम भी हुआ। 400 किलोमीटर की इस रेस के आगाज में रानी झांसी की अलामती तलवार वजीर आजम के हवाले की गई। शानदार सकाफती पेशकशों ने इस मौके को मजीद यादगार बना दिया। अमृत काल की NCC थीम पर पेश किए गए इन प्रोग्रामों में अमृत काल की शिराकत और बाइख्तियार बनाने को दिखाया गया है। NCC कैडेट्स ने फख्र से अजीम हस्तियों की तस्वीर और तिरंगा झंडा उठाकर आगे बढ़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की चलती फिरती तस्वीर पेश की। इस मौके पर वजीर आजम ने बेहतरीन कैडेट्स को एजाज से भी नवाजा। PM से अवार्ड हासिल करने वालों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। NCC PM रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने मुल्क की खवातीन की ताकत की तारीफ की। PM ने कहा कि आज दुनिया देख रही है कि किस तरह हिंदुस्तान की बेटियां जमीन, आसमान, हवा, पानी और खला में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। स्टार्टअप्स हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हर क्षेत्र में बेटियां अपनी छाप छोड़ रही है। युवा साथियों, बेटों और बेटियों के टैलेंट को जब देश
बराबरी का अवसर देता है तो उसका टैलेंट पूल बहुत बड़ा हो जाता है। यही तो विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने वाला होगा। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में नौजवानों के अहम रोल को बयान करते हुए पीएम ने कहा कि पिछली दिहाई में नौजवानों के लिए बहुत से नए मौके पैदा हुए हैं। बीते 10 वर्षों में गांव-गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा है। मेरे युवा साथियों, सरकार वो होती है जो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वर्तमान में नीतियां बनाए और निर्णय ले। सरकार वो होती है जो अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की के सफर का जिक्र करते हुए कहा कि ये नौजवानों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। पीएम ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मुस्तफीद होने वाले मुल्क के नौजवान ही होंगे। हम जो विकसित भारत बनाने वाले हैं उसका लाभार्थी मोदी नहीं है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी आप जैसे मेरे देश के युवा हैं। इसके लाभार्थी जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, वे लोग हैं। इस बार सालाना एनसीसी पीएम रैली कई तरीकों से बेहद खास थी। इस बार वाइब्रेंट देहात के 400 से ज्यादा सरपंचों और सेल्फ हेल्प ग्रुपों की खवातीन ने इसमें खास तौर से शिरकत की। डीडी न्यूज़। एनसीसी की वजीर आजम की रैली में सरहदी इलाकों के 400 से ज्यादा सरपंच भी बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इनमें से 10 सरपंचों ने भी वजीर आजम से बातचीत की। सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता 100 से ज्यादा खवातीन भी इसका हिस्सा बनी है। पेश है हमारे नुमाइंदे ग्रेश निशाना की खास रिपोर्ट। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली में सीमावर्ती गांवों के 400 से ज्यादा सरपंचों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनमें से कुछ सरपंच हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, कैसा लगा आज पीएम से मिले? बहुत ही अच्छा महसूस किया हमने। ये आज़ादी के बाद पहली बार यह पहल इस सरकार ने ली, तो जिससे कि हम जो सीमांत गांव के लोग हैं या प्रथम गांव के जो हम आज सरपंच हैं, बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आज हम सब वाइब्रेंट विलेज, जो आज तक अंतिम विलेज के नाम से जाना जाता था, आज सरकार ने हमें प्रथम श्रेणी में लाकर खड़ा किया और हमें प्रथम गांव का दर्जा दिया। और एक विकसित गांव बसाने का जो गवर्नमेंट का, सरकार का सपना है, हम भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए भरसक मेहनत करेंगे। जो प्रधानमंत्री ने हम लोग को इतना सम्मान दिया, जो 26 रिपब्लिक डे में हम लोग को सम्मान दे के बुलाया, तो उसमें हम लोग आईटीबीपी जितना सारे अफसर, उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता, हमें इतना अच्छा मौका दिया और प्रधानमंत्री जी ने गाँव को एक वाइब्रेंट विलेज के पहचान भी दिया। बहुत खुशी लगा यहाँ आकर। और प्रधानमंत्री हमारे जितनी भी नॉर्थ ईस्ट है और नेचर इतना इम्पोर्टेंट ले रहे जो वाइब्रेंट विलेज के तौर से, तो बहुत खुशी है। अभी बदलने जा रहे हैं हम लोग, गाँव अभी बहुत अच्छा होने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा अपना वक्त निकाल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उत्तरकाशी हरसिल से हूँ और एक बहुत ही सीमावर्ती गांव से हूँ। आज मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आईटीबीपी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपनी जो एक शैली है टकनौर पेंटिंग जो मैंने बनाई है, उसका प्रधानमंत्री जी ने लिया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। उत्साहित इसलिए नजर आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्होंने बातचीत की और ये जो सीमावर्ती इलाकों के गांव के प्रधान हैं वो काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि जिन्हें आखिरी का गांव समझा जाता था, अब उन्हें पहले गांव का दर्जा दिया जाता है। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और एनसीसी की वजीर आजम रैली में नारी शक्ति वंदन दौड़ भी अख्तिताम पजीर हुई है। 17 जनवरी को झांसी से शुरू होने वाली इस दौड़ का अख्तिताम दिल्ली में पीएम की रैली में हुआ। दौड़ के अख्तिताम पर मेजर शशि मेहता ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तलवार पेश की। हमारे नुमाइंदा कृष्ण निशाना ने मेजर शशि मेहता से खास बातचीत की, जिन्होंने 400 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ लगाई है। एनसीसी के अमृतकाल में मेजर शशि मेहता लगातार दौड़ रही हैं और उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है प्रधानमंत्री रैली में आकर। उन्होंने एक तलवार प्रधानमंत्री को भेंट की। बात करते हैं, मैडम किस तरह रहा आपका ये सफर? जो मैंने दौड़ की इसका नाम है नारी शक्ति वंदन रन, जिसे एनसीसी ने आयोजित किया। ये दौड़ शुरू हुई झांसी से 17 जनवरी को और ये पूरी हुई दिल्ली में। कुल मिलाकर मैंने इसमें 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी दौड़ी है और लगभग 80 किलोमीटर प्रतिदिन मैंने इसमें रन किया है। मैडम कैसे दौड़ पाए, क्योंकि एक महिला हैं, बावजूद उसके आप रोजाना 80 से ज़्यादा किलोमीटर दौड़ते रहे? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर भी हूँ और 3 बार मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में। हालांकि मैं पेशे से एनसीसी ऑफिसर हूँ, पर दौड़ना मेरा जुनून है और मैं अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ती ही रहती हूँ। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कठिन दौड़ थी क्योंकि रोज़ाना इतनी लंबी दौड़ करना आसान नहीं है, लेकिन इसका मकसद बहुत अच्छा है, नारी शक्ति। उसी को याद करके मुझे अंदर से बल मिलता रहा और मैं हिम्मत से दौड़ती रही। प्रधानमंत्री को जब आपने तलवार सौंपी तो उस समय कैसी फीलिंग आ रही थी? वो भावनाएं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनके लिए बहुत सम्मान है और प्रधानमंत्री जी, जिन्हें हम हमेशा टीवी पर देखते हैं, उनके समक्ष इतने पास खड़े रहना और उनको तलवार भेंट करना जो नारी शक्ति का प्रतीक है, feelings were very emotional and I'm very fortunate, very privileged. कौन कौन से राज्यों से होकर आप गुजरे और जब वहाँ पर एनसीसी कैडेट आपका स्वागत कर रहे तो कैसा लग रहा था? मैं 5 अलग अलग राज्यों से गुजरी। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन तमाम जगहों से मैं गुजरी और एनसीसी कैडेट्स मेरे साथ दौड़ रहे थे और कई जगह तो वो कई किलोमीटर तक मेरे साथ बने हुए थे, रिले रेस की तरह। लड़कियां मेरे साथ आती थी, 1 किलोमीटर बाद वो बदल कर दूसरी लड़की आ जाती थी, पर कोई ना कोई मेरे साथ हमेशा रहता था। यही नहीं, आम जनता भी मेरे साथ दौड़ रही थी। लोग हमें देख रहे थे, चीयर कर रहे थे और उन्हें लग रहा था शायद ये बहुत अच्छे मिशन में कहीं जा रही है, तो मेरे साथ वो कई किलोमीटर तक लड़कियां भी दौड़ते रहे, तो बहुत अच्छा अनुभव था। तो ये थी मेजर शशि मेहता जो लगातार करीब 400 से ज़्यादा किलोमीटर तक दौड़ी और एनसीसी के अमृतकाल के अंदर इन्होंने जो मिसाल पेश की है और नारी शक्ति की, वो अद्भुत मिसाल है। कैमरामैन मोंटी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तलबा के साथ मकबूल प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा पीर यानी 29 जनवरी को मुनक़्क़िद किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़्क़िद होने वाले इस प्रोग्राम में तलबा के अलावा वजीर आजम, असातिज़ा और वालिदैन से भी बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम को लेकर मुल्क भर के तलबा में ज़बरदस्त जोश और खरोश देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा आओ करें मिलकर, पीएम जी कहते हैं बात करो खुलकर। ये एग्जाम वॉरियर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली के, जो ये पैगाम दे रहे हैं कि इम्तिहान को कैसे एक त्यौहार की तरह मनाया जाना चाहिए और इम्तिहान का दबाव नहीं लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तमाम तलबा को इकट्ठा होकर इम्तिहान पर बहस में हिस्सा लेना चाहिए और इम्तिहान के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। आज ही से कर ली मैंने ये बात मेंशन, मैं कर सकता हूँ नए इन्वेंशन। उत्तराखंड के भीमताल के केंद्रीय विद्यालय के बच्चे भी ऐसा ही पैगाम दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इम्तिहान से ना घबराएं और इसे एक त्यौहार की तरह खुशी और मसरत के साथ मनाएं। स्कूली तलबा का ये रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आने वाले परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के लिए मुल्क भर में कितना जोशो खरोश है। तलबा का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की वजह से इम्तिहान के हवाले से उनका रवैया बदल गया है और अब वो बगैर किसी दबाव और खौफ के इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। यह हम विद्यार्थियों के तनाव को ही दूर नहीं करता, यह हमें सफलता के मार्ग तक अथवा शिखर तक भी पहुंचाता है। यह हम सभी विद्यार्थियों की साझा समस्याओं से अवगत कराता है। इस कार्यक्रम से हमें अपनी समस्याओं का समाधान तो मिलता ही है, दूसरे विद्यार्थियों की समस्याओं के लिए सुझाए गए दिशा निर्देश का भी हमें फायदा मिलता है। प्रधानमंत्री जी जब बात करेंगे तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा
और इस हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा कि किस तरीके से हम हमारा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और हमारा टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। हम लोगों के फैमिली प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, सारे फ्रेंड्स वगैरह का भी प्रेशर रहता है कि वो अच्छा कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड इतना है, उसकी मार्किंग इतनी चल रही है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत स्ट्रेस होता है उसको। तो अभी जैसे पीएम हमारे खुद हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग कर सकते हो, मतलब तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना, तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो हाँ, बहुत कुछ मोटिवेशन मिल रहा है उनसे। माहिर नफ्सियात के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम से तलबा को काफी फायदा हुआ है और ये उनकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाने में कामयाब रहा है। मानसिक एक जो परिस्थितियां होती हैं, व्यक्तिगत हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों या फिर केवल पढ़ाई लिखाई से हों, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और यहाँ तक कि उनकी जो सलाह होती है, उनका जो मशवरा होता है बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा में, वो बच्चों की ज़िंदगी को परिवर्तित करने में सक्सेसफुल रहा है। और एग्ज़ाम के साथ साथ बच्चे कई ज़िंदगी की बातें भी सीख लेते हैं। जैसे बच्चे आगे चल के ये ज़रूरी नहीं है कि क्या बनेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करेंगे ज़िंदगी में। वज़ीर-ए-आज़म के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का 7वां एडिशन 29 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म तलबा के साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन से भी बातचीत करेंगे। इस साल प्रोग्राम के लिए MyGov पोर्टल पर रिकॉर्ड 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था, जो मुल्क भर के तलबा में बेहद मकबूल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, अब पेश अखबारात का जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये बिहार की सियासी उथल पुथल से मुतालिक है। बिहार में सियासी उथल पुथल के दरमियान सबकी निगाहें नीतीश पर है। रियासत की तमाम अहम सियासी जमातों के अरकान असेंबली के साथ मीटिंगों का दौर जारी है, और इस बीच भूपेश बघेल का कांग्रेस के खुसूसी मुबस्सिर के तौर पर तकर्रुरी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये भी सहारा से हमने ली है। ये लोकसभा इंतखाबात से मुतालिक है। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी इंचार्जों का तकर्रुर कर दिया गया है, और 23 रियासतों के इंतखाबी इंचार्जों की फहरिस्त जारी की गई है। तीसरी खबर भी सहारा से, और ये अखिलेश का यूपी में कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर मुफाहमत का दावा। अगली खबर, और ये खबर है फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों का दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया पर हाजिरी। फ्रांसीसी सदर ने कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की परेड देखने के बाद चंद घंटे बाद राजधानी दिल्ली में वाक़ई दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन पर हाजिरी दी। इसके बाद रुख करते हैं इनकलाब का। इनकलाब की जो खबर हम ले रहे हैं वो राबड़ी देवी से मुतालिक है, जिन्हें तमाम मुलज़िमीन को अदालत में समन भेजा गया है, और ज़मीन के बदले नौकरी का ये मामला अभी भी जारी है, जिसमें समन जारी किया गया है। इसके बाद की जो खबर है वो सहाफ़त से। आलमी अदालत का इसराइल के ख़िलाफ़ नस्ल कशी का मुकदमा चलाने का ऐलान, और साथ ही जंग बंदी का हुक्म देने में नाकाम। जनूबी अफ्रीका के दलाइल में कौम कानूनी वज़न है, इसलिए इसराइल के ख़िलाफ़ केस को खारिज नहीं करेंगे ICJ सदर। और इसके बाद जो खबर है वो है सहाफ़त से ही, और सहाफ़त की ये तरक्की कि आप तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मेमार हैं। NCC PM रैली से मोदी का खिताब। इसके बाद की जो खबर है वो है अखबार मशरक़ से। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली तक़रीब का इफ्तिताह करेंगे। और इसके बाद जो हम खबर ले रहे हैं हमारे समाज से, 1 फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करेंगी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण। तो ये थे उर्दू अखबारात और उनका एक मुख्तसर सा जायज़ा। और अब बढ़ते हैं बैन अल-अक़वामी ख़बरों की तरफ। बरतानिया समेत 6 यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRW के फंडिंग रोकने के मामले के ऊपर तबसरा किया है। बरतानिया समेत 6 यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के लिए फंडिंग रोक दी है। बरतानिया के अलावा इटली, फिनलैंड, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी ने UNRWA की फंडिंग रोक दी है। ये फैसला एजेंसी के ऐलान के बाद सामने आया है।
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के लिए इजाफी फंडिंग रोक चुके हैं। इसराइल ने UNRWA के अमले पर 7 अक्टूबर को होने वाले हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। साथ ही UNRWA ने इसराइल पर हमले में मुलविस होने पर अपने कई मुलाजमीन को बरतरफ करने का भी ऐलान किया है। गजा पर इसराइल के हमले के आगाज़ के बाद से UNRWA ने अब तक वहाँ लाखों बेघर शहरियों को इमदाद फराहम की है। अमरीकी बरतानवी समुद्री इत्तेहाद ने यमन के बहर अहमर के बंदरगाही शहर हदीदा में हौसियों के ठिकानों पर 2 हमले किए हैं। अमरीकी जवाबी हमले हौसियों की जानिब से खलीज अदन में एक बरतानवी ऑयल टैंकर मार्लिन लवांडा पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल करने के चंद घंटे बाद सामने आए। बरतानवी मैरीटाइम वॉच डॉग एजेंसी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने टैंकर पर हमले की तस्दीक करते हुए जुमे को कहा कि हौसी मिसाइल हमले के बाद टैंकर में आग लगने के बाद उसने मदद के लिए बुलाया। इस दौरान अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ये हमला हौसियों के मिसाइल हमले के खिलाफ अपने दिफा में किया है। फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान ने बाज़ ममालिक की तरफ से फ़िलिस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA की फंडिंग रोकने के फैसले को हदफ तनकीद बनाया। बरतानिया, इटली, हॉलैंड और फिनलैंड भी इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए जिन्होंने गजा में फ़िलिस्तीनियों के UNRWA की फंडिंग पर रोक लगा दी है। इसराइल के इल्ज़ामात के बाद अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही UNRWA की फंडिंग रोक चुके हैं। इन ममालिक ने फैसला 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के दहशतगर्दाना हमले में UNRWA के कुछ अरकान के मुलविस होने के इल्ज़ामात के बाद किया है। ताहम इस दौरान UNRWA ने कहा है कि उसने इस सिलसिले में अपने कई मुलाजमीन से तफ्तीश शुरू कर दी है। और आइए रुख करते खेल की खबरों का। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लिश टीम अपनी दूसरी इनिंग में 6 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना चुकी थी। इस तरह इंग्लैंड ने शानदार वापसी की और दूसरी इनिंग में भारत पर 126 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। नायब कप्तान ओली पॉप ने जबरदस्त इनिंग खेली और सेंचुरी स्कोर की। वो बगैर आउट हुए पवेलियन वापस लौटे। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।